हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपको इसकी जो पार्ट वन था वो आपने अभी तक देख लिया होगा शॉर्ट नोट्स के। और कल हमने इसमें मेन मेन पॉइंट पढ़े, इसीलिए मैंने उस पे शॉर्ट नोट्स डालकर ही वो वीडियो अपलोड की थी। अब चलते हैं हम इस कहानी राजा नरबंसिया पर पार्ट टू। कहा हमने इसके मेन पॉइंट सभी पढ़ लेते हैं, अब कहानी पर चलते हैं बिना देरी किए। और हाँ, इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं अब अपनी कहानी पर, देखते हैं। ठीक है, वो जो मैं खुद से पीडीएफ बनाती हूँ उसमें थोड़ा टाइपिंग एरर हो जाता है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं पेजेस की डायरेक्टली पीडीएफ बना लूँ। तो मैंने फोटो कर करके इससे मैंने ऐसे पीडीएफ बनाई है। तो अब चलते अपनी कहानी पर। हाँ, अम, राजा निरंबसिया किसके? कमलेश्वर जी की। ये तो हमने कल देख लिया था, इम्पोर्टेंट उसमें। एक मिनट यहाँ। ठीक है, अब चलते अपनी कहानी पर। राजा निरंबसिया थे। एक राजा निरबंसिया थे, माँ कहानी सुनाया करते थे। यानी कि इसमें दो कहानियां चलेंगी, एक आधुनिक कहानी जो इंसानी जीवन पर है मतलब, और एक राजा राजा रानी की जो कहानी है वो उसकी जो माँ सुनाया करती थी काल्पनिक के तौर पर देखेंगे। तो इसमें दो कहानियां एक साथ चलती है। उनके पास ही चार पांच बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गोरों पर चढ़ाने के लिए उत्सुकता से बैठ जाते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता, उसी चौक पर मिट्टी की छह गोरे, कितने? छह गोरे रखे जाती, जिनमें से ऊपर वाली के बिंदिया और सिंदूर लगता, बाकी पांच और नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। एक और दीपक की बाती स्थिर सी जलती रहती और मंगल घट रखा रहता, जिस पर रोली से सतिया सतिया बनाया जाता। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती है। एक राजा निरंबसिया थे, माँ सुनाया करती थी। फिर से देख लेना, ये जो पंक्ति बार बार रिपीट हो रही है ना, इन्हें नोट डाउन कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये एक राजा निरबंसिया थे, ये पंक्ति कितनी बार पूछी गई है कहानी में, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये नोट डाउन करते चले। उनके राज में बड़ी खुशहाली थी, सब वर्ण के लोग अपना अपना कामकाज देखते थे, कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा के एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमासी सुंदर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा की जो रानी थी वो किसके जैसी थी, किस मतलब उसकी जो तुलना की गई वो किससे? चंद्रमासी सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, राजा जगपति तब जगपति से मेरी दांत काटी दोस्ती थी। यानी कि अब यहाँ बात हो गई राजा जगपति की। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते, दोनों एक से एक घर के थे, मतलब दोनों के मतलब घर की कंडीशन सेम ही थी, उसमें कोई वो नहीं था। ठीक है, इसलिए बराबरी की निभती थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे के ही वकील के यहाँ क्या हो गया? मुहर्रिर हो गया। ठीक है, जिस साल जगपति मुहर्रिर हुआ उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई, पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी, ऐसा कुछ रिवाज होगा, मतलब विश्वास होता होगा उनके उधर कि नहीं होती है, तो वो था। ब्याह हो जाएगा और सातवीं भावर तब पड़ेगी जब पहली विदा की शायद होगी, और तभी लड़की अपनी ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर के लीक कौन मेटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी। जब उन्होंने मतलब बहू को नहीं ला पाए, वो नहीं, उनके उधर ऐसा था कि लड़की को नहीं विदा किया जाता और नहीं भेजा तो साथ में, तो लोगों ने क्या सोचा कि अब इसकी दूसरी शादी कहीं और करवा दी जानी चाहिए, ऐसा सोचने लगे, कहने लगे लोग। चाहे कानी लूली से हो, मतलब चाहे फिर वो कैसी ही हो, पर वह लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते जब
सब ठीक-ठाक हो गया, लड़की वालों ने माफ़ी माँग ली और जगपति की पत्नी अपने ससुराल आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया। सास ने बहू की बलाइयाँ लेकर घर की सब चाबियाँ सौंप दी, गृहस्थी का ढंग-भार समझा दिया। जगपति की माँ ने सब जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम की सांस ली, पूजा पाठ में समय कटने लगा। दोपहरिया दूसरों घरों के आंगन में बीतने लगी, पर सास का रोग था। देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जगपति की माँ को कौन सा रोग था? सांस का रोग था। या फिर ये हो सकता है कि राजा नरबंसिया कहानी में किसको सांस का रोग था? तो जगपति की माँ को। ओके, ये नोट डाउन कर लेना। 1901 दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया। क्या समझाया देखते हैं। बेटा जगपति, बड़े लाड प्यार का पला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही हूँ। अब तुम ध्यान रखना। फिर रुककर उन्होंने कहा था, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारी की आंखों में करकने लगा है। जैसे मतलब किसी को सफलता मिल जाती है तो कहते हैं ना कि अब तो उसे जलन होने लगी है, ये वो। ऐसे ही जब जगपति थोड़ा कुछ करने लायक हो गया तो अड़ोसी पड़ोसी सब रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की, जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तुम्हार खड़ा कर दिया। विदा करवाना, नाक कटवाना है। यानी कि तो उसकी सास थी जगपति की पत्नी की, यानी कि चंदा की। वो कह रही कि मेरे रिश्तेदारों ने ऐसा कहना शुरू किया कि नहीं, अब उस लड़की को लाएंगे नहीं हम, ऐसा है वैसा है। तो उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दे। अब बेटा इस घर की लाज तो ये मतलब तुझे ही इस घर की लाज रखनी होगी। कहने के लिए ठीक है। एक मिनट, इस घर की लाज अब तुम्हारी लाज है। आज आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला, कहते कहते माँ की आंखों में आंसू आ गए और वे जगपति की देखभाल उसे सौंप कर सदा के लिए मौन हो गई थी। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वे गोद में न खिला पाई। और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती, अनापा बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में यह शांत शीतलता है, उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडियों की खनक उसके कानों में बस गई थी। हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गई थी। एक रोज राजा आखेट को गए, माँ सुनाती थी। राजा आखेट को जाते थे तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। कौन से दिन आते थे? 7वें दिन, यानी 7वें दिन रोज लौट आते थे। उस पर दफा जब गए तो 7वां दिन निकल गया, यानी कि जब गए थे आखिरी में तो 7वां दिन लौट गया, पूरा बीत गया पर वो राजा नहीं आ पाए। तो रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ लेकर खोज में निकली। और इसी बीच जगपति, ऐसे ही जैसे मतलब रानी मंत्री को लेके गई, ऐसे ही यहाँ पर जगपति के उसमें होता है कि जगपति नहीं लौट पाता है। अब देखो, और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा, उसके दूर के रिश्ते के भाई दयाराम की शादी में। कहाँ? दयाराम की शादी में। कहा गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आएगा। यानी कि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, दयाराम कौन से दिन आने के लिए मतलब कह के गया था घर पर? वो था 10वें दिन। पर छठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। छठे दिन किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी थी कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता है। डाके वालों ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी घिघी बंद गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोककर लाठियां उठा ली। घर में कोहराम मच गया, फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए
हाक लगाई। ये हवाई बंदूकें इन ठेल-पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। जवानों पर दरवाजे तड़-तड़ टूटते रहे और अंत में एक गोली जगपति की जांघ को पार करते हुए निकल गई। दूसरी उसकी जांघ के ऊपर कूले में समाकर रह गई। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जगपति को कितनी गोलियां लगी? 2। कहाँ लगी? एक जांघ में, एक जांघ के ऊपर कूले में लगकर समा गई। ठीक है। आपको मैं इसलिए बताती जा रही हूँ ताकि आप कहानी पढ़ते वक्त इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दिमाग में फिट कर ले, इसलिए मैं ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताती चलती हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस टाइप से ये वाला। ठीक है। चंदा रोती, कलपती और मनोतियां मानती जब वहां पहुंची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम के थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। जगपति की देखभाल के लिए वही अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियां बनी थी उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गांव 4 कोस पड़ता था। दूसरे तीसरे वहां से आदमी आते जाते रहते, जिस सामान की जरूरत होती पहुंच जाते। पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो नहीं था, जांघ की हड्डी चटक गई थी और कोले में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा घाव था। कितने इंच? 6 इंच गहरा घाव। कस्बे का अस्पताल था, कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल करते रखते। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए, छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले आदमियों के रिश्तेदारों को खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों को सिर्फ 6-7 खाटें थी। कितनी? 6-7 खाटें थी। मरीजों के कमरे से लगा दवा खाना जो था, मतलब दवा बनाने का कमरा था, उसी में एक आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो अ, नहीं तो बच्चन बच्चन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते हैं। ठीक है। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते या गिर गिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक आध लोग। छठे समासे कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। कभी कोई बीमार पड़ती तो घर वाले हाल बताकर 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर उसके जीने मरने की खबर तक न मिलती। उस दिन बचन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। उसके सामने उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंधी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोक के खड़ी थी। वह और रोगियों से बात करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगते, अपने आप मतलब काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह कर्रा उठा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। बचन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला फंसे अपने भयातुर आवाज दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बार की मछली सा तड़प कर रह गया। बचन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उसकी बाह पर टप से चंदा का आंसू छू पड़ा। एकदम से मतलब वो रो रही थी ना, उसे डर लगा था, तो वो इसलिए उसका आंसू उसके ऊपर गिर पड़ा, बच्चन सिंह के ऊपर। तो बच्चन सिंह क्या हो गया? वो सहर सा गया, एकदम सहम सा गया, मतलब उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया हो। आहा! कराओ दर्द भरी चीखों और चटकते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों को पके आम सा दबा देता था, खाल को आलू सा छील देता था। मतलब देखो तुलना कैसे की जा रही है, फोड़ों को पके आम के जैसे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो फोड़े हैं वो किसकी तरफ फोड़ देता था? जैसे आम को भींच देना, एक तरीके से दबा देना। और खाल को कैसे हटाता था वो? जैसे आलू छील दिया हो। उसके मन से जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह उसे आज फिर हुआ और वह बच्चे की तरह फूक फूक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, चे चे रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। मतलब चीची अगर वो करते हैं, थोड़ा दर्द समझते हैं, तो ऐसे रोगी की भी जो हिम्मत होती है वो टूट जाती है। ठीक है। इसलिए रोगी के सामने हिम्मत से खड़े रहना चाहिए अगर साथ जाते हैं तो।
पर जैसे यह कहते-कहते उसका मन खुद अपनी बात से उचट गया। यह बेपरवाही तो चीख और कराह की एक रास्ता है से उसे मिली थी। रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्य निष्ठा से नहीं। जब तक ये वह घाव की मरहम पट्टी करता रहा तब तक इन्हीं दो आंखों की करुणा उसे घेरे रही। किसे? बच्चन सिंह को। और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से कली भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बच्चन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवा खाने की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जांग का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, कूल्हे का घाव कुछ दिन जरूर लगेगा। अच्छी से अच्छी दवाई दूंगा। दवाइयाँ तो ऐसी है कि मुर्दे को चंगा कर दे, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाइयाँ? चंदा ने पूछा। आ तो सकती है, पर मरीज को अपना पैसा खर्च करना पड़ता है, उनमें बच्चन सिंह ने कहा। चंदा चुप रह गई तो बच्चन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, रही दवाइयाँ सो कहीं से कहीं इंतजाम करके ला दूंगा। महकमे में मंगाएंगे तो आते अवाते महीने लग जाएंगे। शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा। ताकत की दवाइयों की बड़ी जरूरत है उन्हें। अच्छा देखा जाएगा। कहते कहते वह रुक गया। चंदा से कृतज्ञता भरी नजरों से उसे देखा। चंदा ने उसे लगा जैसे आंधी में उड़ते पत्तों को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वह जगपति की खाट से लगकर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों को अपने पोरों से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला। बच्चन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे के एक कोने में रख गया। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे, और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर में बोला। कुछ ताकत की दवाइयाँ तुम्हारे लिए जरूरी है, मैं जानता हूँ, पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की? तुम तो देखा जाएगा। कंपाउंडर साहब इंतजाम कर देंगे, उनसे कह दूंगी। नहीं चंदा, उधार खाते उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा। चाहे एक के 4 दिन लग जाए, मतलब चाहे समय लग जाए, पर उधार की दवाई नहीं लेनी है। बस ये कहना था जगपति का। तुम नहीं जानती, कर्ज कोड़ का रोग होता है। इम्पोर्टेंट पंक्ति। एक बार लगने से तन को गलता ही है, मतलब तन को गला ही देता है, मन भी रोगी हो जाता है साथ में। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। जगपति अपनी बात टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा, और तीसरे रोज जगपति के सिरहाने कई ताकत की दवाइयां रखी रहती थी, और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई थी। किसके लिए? चंदा के लिए भी। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थी, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो, चंदा की नादानी और इसने से भी उलझ रहा हो, सबसे ऊपर सहायता करने वाले की दया से जूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो सब सह न पाई। उसके जी में आया कि कह दे, क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए? पर वह तो खुद तुमने लिए थे और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था, इसलिए लेते झिझक नहीं लगे। पर आज मेरे सामने अ, पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठ परोस तिल मिलाकर जाग पड़ा है। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई, और बड़ी स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दे दिया था, उसी में आई है, मुझसे पूछा तक नहीं। और जगपति ने कहा, जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया, कड़ा बेचने से तो अच्छा
था कि बच्चन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती, और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वह रो में बड़ी बड़ी बातें कह जाता है, ज्ञानियों की तरह सीख देता है। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई, तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बच्चन सिंह ने उसके लिए एक खाट को इंतजाम भी कर दिया है। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवाखाने की ओर चली गई, जहां बच्चन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लगा था, और यह भी कि वह क्यों बच्चन सिंह का एहसान अभी से लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है। वह बेधड़क सी दवाखाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज कुर्सी और दवाओं की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वैसे कमरा अंधेरा अंधेरा ही पड़ा था, मतलब कमरे में अंधेरा ही था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने व्रत में अधिक प्रकाशवान होकर कोने के अंधेरे को और भी घनीभूत कर रही थी। बच्चन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई। ये वाली पंक्ति इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये लतिका से मिलती जुलती पंक्ति है, परिंदे कहानी जो है ना उसमें। और कुछ उसने कहा था कहानी, उसमें भी थोड़ी इस टाइप की आती है पंक्ति, तो भाई इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, ध्यान देने की बात है इसमें। सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई है, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। नीचे अंधेरा एकांत घुटन पाप बच्चन सिंह अवाक ताकता रह गया, और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो। बच्चन सिंह के सामने क्षण भर सारी परिस्थितियां कौंध गई, और उसने वहीं से बहुत संयत आवाज में जबान को दबाते हुए जैसे वायु में स्पष्ट ध्वनित कर दिया। चंदा वह आवाज इतनी बेआवाज थी और निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक कि उस खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई, बच्चन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने का घना पेड़ स्तंभ खड़ा था, उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने व्रत में समेट लेती और दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती। दवा खाने का लैंप सहसा भभक कर रुक गया और मरीजों के कमरे से करहा की आवाज दूर मैदान के छो तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए कहा, यह कड़ा तुम्हें देने आई थी, तो वापस क्यों चली जा रही थी? चंदा चुप, और दो क्षण रुक कर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस न होते हुए भी यह काम आवश्यक था। बच्चन सिंह ने उसकी सारी काय को एक बार फिर देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे, जिनकी भाप सी महक फैल रही थी। वह धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह बोला, सुनो। सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी। उनमें झांकते हुए अपने हाथ से कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी, और बच्चन सिंह दवाखाने की ओर कालिक बुरी तरह बढ़ गई। सॉरी, दवाखाने की ओर चल दिया। कालिक मतलब रात बुरी तरह बढ़ गई थी। सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिक पर कुछ रह गया था, छूट गया था। दवाखाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती किलो बीच में से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी, तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिनमें असमंजस था, पीड़ा थी और निर्हिता थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसी धूमिल चमक थी। अब यहाँ से राजा रानी की बात चली गई। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी, तो देखा राजा महल में उपस्थित थे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को न रोक सकी,
राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे, दोनों के दिलों में एक बात शूल सी गढ़ती रहती थी। कौन सी बात थी वो? कि कोई उनके संतान न थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था, संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ा जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन बचन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो भला ही लगा, आए दिन रोग घेरे रहते हैं। बच्चन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुंचा जा रहा है। यानी कि जगपति कहाँ रहता था? मैनपुरी में। तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी, आखिर वह तो ठीक ही होगा, पर फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा? और दूसरे ही क्षण उसका दिल अखत भारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेखबर होने पर बीन सकते थे। और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं धुएं की लकीर की तरह कांप कर मिटने लगी। मन में छुपे संदेश से राक्षस बना बाना बदल योगी के रूप में घूमने लगा। और 15-20 रोज बाद जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तब रात झुकाई थी और फिर उसकी गली में तो शाम से ही अंधेरा झड़ना शुरू हो जाता था। किसके? जगपति की में। पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि वनवास काटकर राजधानी लौटे हो। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुरही फिक रही थी, जिसके दराजदार दरवाजे से लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रूंधी गलियों के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपनी जिंगला जिंगला मतलब विंडो जो होती है ना, खटिया के गड्ढे में कुप्पी के मध्यम प्रकाश में खसरा खतौनी बिछाए मिजान लगाने में मशगूल थे। जगपति के घर का दरवाजा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपनी जंगली से देखा और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया, राजा निरंबसिया अस्पताल से लौट आए हैं और कुलमा भी। तो अब कहानी को पढ़ेंगे पार्ट 3 में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा, धन्यवाद।